हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अदिति यादव। तो बच्चे आज हम करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का अपना लेक्चर। ठीक है, तो इससे पहले की जो लेक्चर्स हैं आई होप आपने वो देखे होंगे। आज हम उसके आगे करते हैं। तो आज है बच्चे हमारा टॉपिक लॉ ऑफ मास एक्शन। तो क्या होता है ये लॉ ऑफ मास एक्शन? देखो, सबसे पहले हम कोई भी रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास। मान लो एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट है ए और बी और मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं पी। ठीक है, N1 N2 क्या है? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक है, N1 स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ए का, N2 स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है बी का। दोनों ने मिलके रिएक्शन किया, रिएक्ट किया और हमारे पास क्या है बच्चे? प्रोडक्ट आया। डन। अब देखिए, अब पढ़िए इस लॉ ऑफ मास एक्शन को। ये लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसे डिनोट करेंगे हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को स्मॉल आर से। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। किसके प्रोडक्ट के? रिएक्टेंट्स जो है, रिएक्टेंट्स कौन है हमारे पास? ए और बी। इनके प्रोडक्ट के, किसके प्रोडक्ट के? रिएक्टेंट के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के। एक्टिव मास, एक्टिव मास क्या होता है अभी तक समझाती हूँ आपको ध्यान से अच्छे से। एक्टिव मास होता क्या है पहले देखो। एक्टिव मास हम लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, वो कॉन्सेंट्रेशन हमने मान ली, वही बोल देते हैं हम एक्टिव मास। ठीक है, अब देखो रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी ए और बी, यानी रिएक्टेंट के आगे जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उसे हम पावर में लिख देंगे, पावर में लिख देंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनके एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट। और क्या रेज में क्या आएगा? पावर में क्या आएगा आपके? पावर में N1 और N2 यानी उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मान लो जैसे कोई रिएक्शन है, ऐसे लिख रही हूं मैं 3A प्लस 5B, ये आगे, ये साइन क्या था? इक्विलिब्रियम का। आ गया हमारे पास C। ठीक है, C मान लो 2C आ गया। हमें प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे 2 आए, 3 आए, N1 N2 कुछ भी आए, हमें प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। लॉ ऑफ मास एक्शन में हमें क्या करना है? हमें बोल रहा है कि ये जो रेट है केमिकल रिएक्शन का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रिएक्टेंट है हमारा A और रिएक्टेंट है हमारा बी, इनका हमने प्रोडक्ट कर दिया यानी मल्टीप्लाई हो गया इनके एक्टिव मासेस का, और पावर रेज में चली जाएगी। ए की स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 3, बी का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 5। तो ये है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन समझ में आया? अब देखो ये हमने लिख दिया। अब बच्चे इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि अगर आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करोगे तो मैंने तो ऐसे छोड़ दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा के, ऐसे तो आपका आंसर सोल्व नहीं होगा। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमने क्या किया? यहाँ एक कोफिशिएंट लगा दिया, जिसे बोल दिया हमने कांस्टेंट लगा दिया, जिसे हमने बोल दिया रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा और यहाँ क्या आ गया? रेट कांस्टेंट। ठीक है, K क्या है यहाँ? रेट कांस्टेंट। R क्या है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। N1 N2 क्या है? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, अब देखिए जो K है यानी बच्चे जो आपका रेट कांस्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे। रिएक्शन में कुछ भी चेंज हो, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो, हमारा प्रेशर चेंज हो, वॉल्यूम चेंज हो, कुछ भी चेंज हो, लेकिन K यानी रेट कांस्टेंट तभी चेंज होगा जब आपके रिएक्शन में टेम्परेचर में चेंजेस होंगे। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है रिएक्शन के दौरान तो आपका रेट कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड किस पे करता है बच्चे? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब पढ़ते हैं हम एक्टिव मास क्या होता है। तो बच्चे एक्टिव मास, अब तक हम क्या सोच रहे थे? एक्टिव मास का मतलब ये डब्बा सा बना देते हैं, ये ब्रैकेट्स लगा देते हैं, वो इसके अंदर जो भी रखो उसे कह दिया हमने एक्टिव मास। जी नहीं, एक्चुअल में एक्टिव मास होता क्या है? देखो बच्चों, एक्टिव मास का मतलब है
किसी भी रिएक्शन के दौरान जिस चीज में चेंजेस हो रहे हैं। अब एक बात बताओ मुझे, अब मैंने लिया ए और बी, ए और बी ने रिएक्ट किया और क्या बना, हमारे पास प्रोडक्ट बना। तो एक बात बताओ, ए और बी ने रिएक्ट किया तो क्या बना, हमारे पास प्रोडक्ट बना। तो ए और बी में क्या चेंजेस आए होंगे, यानी कि यहां से कॉन्सेंट्रेशन कुछ कम हुई होगी, यहां से कॉन्सेंट्रेशन कुछ कम हुई होगी। नंबर ऑफ मोल्स, इसके मोल्स और इसके मोल्स आपस में रिएक्ट किए, इसके मोल्स कुछ मोल्स ने रिएक्ट किया तो हमारे पास बना प्रोडक्ट। ठीक है, तो चेंजेस किस में हुए हैं, हमारे नंबर ऑफ मोल्स में चेंजेस हुए हैं। तो एक्टिव मास सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, एक्टिव मास सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है। एक्टिव मास का प्रॉपर मतलब यही है कि किसी भी रिएक्शन के दौरान जिस भी चीज में चेंजेस हो रहे हैं वही हमारा कहलाता है एक्टिव मास। और बच्चे, जब हम बात करेंगे सॉल्यूशन या फिर एक्वस फेज की, अब इन दोनों में डिफरेंस पता है आपको, सॉल्यूशन और एक्वस फेज में। हाँ मैम, सॉल्यूशन पता है हमें कि सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, सॉल्यूशन आ जाता है। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया तो क्या हो गया हमारे पास, क्या हो गया हमारे पास, सॉल्यूशन आ गया। ठीक है मैम, सॉल्यूशन समझ में आ गया। अब एक्वस फेज क्या होता है बच्चे, एक्वस फेज का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस, यानी वही सॉल्यूट हो गया, कोई भी सब्सटेंस को अगर मैं वाटर के अंदर डिसॉल्व करती हूं, किसी भी सब्सटेंस को अगर मैं वाटर के अंदर डिसॉल्व करती हूं तब वो जो फेज होता है उसे बोलते हैं एक्वस फेज। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो सॉल्यूशन में तो जो हमारा सॉल्वेंट है, अगर हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, अगर मैं बात कर रही हूं जो सॉल्वेंट है हमारा वो लिक्विड है, और जो लिक्विड में जो हमारा सॉल्वेंट है वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो वाटर ही हो, वो हमारा कुछ भी हो सकता है, वो ऑयल हो सकता है, वो अल्कोहल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, कुछ भी का मतलब कुछ भी लिक्विड हो सकता है वो वाटर भी हो, ऐसा भी कोई कंपलसरी नहीं है कि वाटर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सॉल्यूशन में ये फिक्स नहीं होता कि सॉल्यूट जिसमें डिसॉल्व हो रहा है वो वाटर ही होना चाहिए, नहीं, कुछ भी लिक्विड हो सकता है। लेकिन एक्वस फेज के अंदर ये फिक्स है, ये स्पेसिफिक है कि जो भी सब्सटेंस जिस लिक्विड में डिसॉल्व होगा वो लिक्विड आपका वाटर होना चाहिए। यानी कि जो सब्सटेंस डिसॉल्व हो रहा है वो तो फिक्स नहीं है, कुछ भी डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा हमारा वाटर ही रहेगा, सॉल्वेंट हमेशा हमारा वाटर ही रहेगा, उसे ही कहते हैं हम एक्वस फेज। ठीक है, अगर मैं एक्स सब्सटेंस को इथेनॉल के अंदर डिसॉल्व करती हूं तो वो कहलाएगा आपका सॉल्यूशन, और अगर मैं उसी एक्स सब्सटेंस को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, वाटर प्रॉपर है इसमें, वाटर है इसमें, तो वाटर क्या बन जाएगा हमारा एक्वस फेज। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड जो है वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लिक्विड, लेकिन एक्वस फेज में फिक्स है कि जो आपका सोलवेंट होगा, जो लिक्विड होगा वो आपका वाटर ही होगा, पानी ही होगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने आपको एक चीज बोली कि बच्चे एक्टिव मास का मतलब हमेशा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है। अब मैंने ये क्यों बोला है वो देखिए, देखो जब आपको लिखा हुआ मिले, मैं बता रही हूं ध्यान से सुनिएगा, जब आपको लिखा हुआ मिले कि जैसे मान लो हमने लिखा a प्लस बी गिव राइज टू सी, ठीक है, यहां लिख दिया सॉल्यूशन, यहां लिख दिया सॉल्यूशन, यहां लिख दिया सॉल्यूशन, या फिर एक्वस फेज, एक्वस फेज और एक्वस फेज, तब आप कंसीडर करेंगे कि वो बात कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन की। सॉल्यूशन लिखा हो या एक्वस फेज लिखा हो तब बात करेंगे, मानेंगे कि वो बात कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन की, यानी चेंजेस किसमें हुए हैं, एक्टिव मास की बात कर रहा है तो किसमें चेंजेस हुए हैं, हमारे कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस हुए हैं, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस हुए हैं। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मोल्स पर लीटर, और मोल पर लीटर क्या होता है, मोल पर लीटर क्या होता है, मोलैरिटी। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी का मतलब मोल्स पर लीटर, और मोल्स पर लीटर का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
यानी इनडायरेक्टली हमारा कॉन्सेंट्रेशन क्या है बच्चे, मोलैरिटी ही तो है, हमारे मोल्स में ही तो चेंजेस हो रहे हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जब कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो चेंजेस किस में हो रहे हैं, हमारे नंबर ऑफ मोल्स में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, 4 चीजें बताऊंगी। एक है आपका सॉल्यूशन और एक्वस फेज। जब बात करेंगे सॉल्यूशन एक्वस फेज की तो एक्टिव मास में हम बात किसकी करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन की, हमारी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है। जब हमारा फेज गैशियस फेज हो, जब गैशियस फेज हो यानी कि जो रिएक्शंस हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं हमारे, वो गैशियस फेज में हो, तब हम यहाँ क्या लेते हैं, प्रेशर लेते हैं। तब हम क्या लेते हैं, प्रेशर, यानी प्रेशर में चेंज हो रहा है। उस टाइम हमारा एक्टिव मास क्या होता है, प्रेशर होता है, क्योंकि प्रेशर में चेंज हो रहा है। और जब हम बात करेंगे बच्चे प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड की, तब इनकी जो हम कॉन्सेंट्रेशन है उसमें चेंजेस नहीं लेते हैं। तब हम इन्हें क्या लेते हैं, इनका एक्टिव मास क्या लेते हैं, 1। एक्टिव मास इनका 1 लेते हैं। क्यों, क्योंकि इनका एक्टिव मास कांस्टेंट होता है। वो कैसे कांस्टेंट होता है अभी बताते हैं। ठीक है, देखो हम बात करेंगे 4 फेज की। पहला है सॉल्यूशन और एक्वस फेज। तो सॉल्यूशन और एक्वस फेज में कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी, कॉन्सेंट्रेशन, यानी नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे। ठीक है, तो वहां हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन की, यानी मोलैरिटी। ठीक है, अगर हम बात करेंगे बच्चे गैशियस फेज की, यानी गैशियस फेज की बात करेंगे तो क्या चेंज होगा वहां पे, हमारा कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी, प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड की, इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करते हैं बच्चे प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड की, तो जो हमारा एक्टिव मास होगा प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड का, जो एक्टिव मास होगा बच्चे वो कांस्टेंट होगा और टेकन एज यूनिटी, यानी उसकी वैल्यू क्या ली जाएगी, 1। अब क्यों ली जाएगी वो देखते हैं। मान लो ये कोई रिएक्शन है, ठीक है, कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, और ये इससे क्या बन रहा है, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और हमारा CO2 बन गया। ठीक है, अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या है आपका, सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, CO2 क्या है आपका, गैस है। डन। अब देखिए, मान लो हम क्या बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के केस में एक्टिव मास कांस्टेंट ले रहे हैं, हम 1 ले रहे हैं। अगर एक्टिव मास कांस्टेंट ले रहे हैं तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है। यही समझा जाएगा ना कि अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि एक्टिव मास में हमारे पास सिर्फ 2 ही चीजें आ रही हैं, एक आ रहा है कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्यूशन और एक्वस फेज में है। अगर प्रेशर में चेंजेस हो रहे हैं तो हमारे पास जब गैसियस फेज में है। ठीक है, लेकिन यहाँ बात हो रही है सॉलिड की, लेकिन एक्टिव मास कहने का मतलब तो यही हो रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस हो रहे हैं। बट हम कह रहे हैं कि भैया प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड का एक्टिव मास क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे है, देखो कैल्शियम ऑक्साइड लिया, मान लो मैंने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, इसमें क्या है हमारा कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होगा तभी एक्टिव मास लिखा जाएगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मोल्स पर लीटर यानी वॉल्यूम। ठीक है, अब मोल्स को अगर मैं लिखती हूं, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दिया जाए तो मोल्स कैसे निकालते हो आप, कैसे निकालते हो बच्चे मोल्स, बताओ मोल्स कैसे निकालते हो, मास लिखते हो, किसका, सोल्यूट का लिखते हो, जो भी आपका होता है उसी का, सोल्यूट का ही हमारे पास क्या था, मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या होता है आपकी, वॉल्यूम होती है किसकी, सॉल्यूशन की वॉल्यूम होती है आपके पास, किसमें बच्चा, लीटर में। ठीक है, ये होता है आपका, क्या होता है बच्चे आपका, ये होता है आपका मोल्स। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, मोल्स है, मास गिवन मास, ये होता है आपके पास जो गिवन मास होता है हमारा, डिवाइडेड बाय मोलर मास लिखते हैं हम, और आपके पास क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मास डिवाइड अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बच्चे, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, डेंसिटी होता है ना भैया मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी हमने लिख दिया जी डेंसिटी, मल्टीप्लाई नीचे क्या रह गया, मॉलिक्यूलर वेट। अब मुझे एक बात बताओ, डेंसिटी भी कांस्टेंट, डेंसिटी में भी कोई चेंजेस नहीं, और मॉलिक्यूलर वेट है वो भी कांस्टेंट है, जो इसका Ca होगा मोलर मास है, अब भी उतना ही है, बाद में भी इतना ही है। मोलर वेट में भी कोई चेंजेस नहीं, डेंसिटी में भी कोई चेंजेस नहीं,
जब डेंसिटी में भी कोई चेंज नहीं होगा और मॉलिक्यूलर वेट में भी कोई चेंज नहीं होगा तो क्या कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस आएंगे? नहीं आएंगे। इसी वजह से प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड की जो एक्टिव मास है वो हमेशा क्या लिया जाता है? 1, यानी उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ये क्या रहती है? कांस्टेंट। इसका रीजन आपसे पूछा जाए तो बताइएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी और उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड की डेंसिटी और उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो दोनों के दोनों चीजें क्या होती हैं? कांस्टेंट होती हैं, जिस वजह से कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, इसी वजह से प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड का बच्चे जो एक्टिव मास है वो क्या लिया जाता है? हमेशा 1 ही लिया जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का केस है वो भी यही है, प्योर सॉलिड की फॉर्म में है, वही आएगा आपका कि डेंसिटी में भी कोई चेंजेस नहीं होंगे, मॉलिक्यूलर वेट में भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपको रिएक्शन दे दिया जाए, देखिए अगर आपको रिएक्शन दे दिया जाए ए, लिखते हैं ये हमारे पास सॉलिड, बी लिख दिया आपके पास सॉल्यूशन, गिव राइज टू सी, क्या लिख दिया आपके पास? एक्वस। ठीक है, यह हमने लिख दिया 2, कैसा बन गया 2, इधर लिख दिया 3, इधर लिख दिया मैंने 4, मतलब ऐसे रैंडमली मैंने लिख दिया है इसका। चलो 5, क्योंकि इक्वेट करना है ना, इक्वल करना है 5। ठीक है, अब देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई इसका लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इसका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखो। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखो। क्या होता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन? रेट इक्वल्स टू के, यानी रेट कांस्टेंट। हमारा क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स कौन से हमारे? ए और बी, इनका प्रोडक्ट, इसका कोई रोल नहीं होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन के केस में प्रोडक्ट साइड में कुछ भी है, एक्वस फेज में है, सॉलिड में है, सॉल्यूशन में है, लिक्विड में है, गैस फेज में है, कोई मैटर नहीं। ठीक है, कोई मसला नहीं। तो हम क्या लेते हैं कि रिएक्टेंट के एक्टिव मास का प्रोडक्ट और उनके ऊपर उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका 2 और इसका 3। अब ये बताइएगा कि ये सही है एक्सप्रेशन या ये एक्सप्रेशन सही है जो अभी मैं लिखूंगी? अब इन तीनों एक्सप्रेशंस में से कौन सा एक्सप्रेशन सही है, कृपया करके बताएं प्लीज। हैव अ लुक। देखिए क्या ये सही है? ये सही है। ए बी 1 2 3 लिख देती हूँ मैं इसको, 1 2 3। तो इसका लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग कौन सा एक्सप्रेशन सही है? किसका? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का। कौन सा एक्सप्रेशन सही होगा बताइए? देखिए हमने क्या पढ़ा, पहला रिएक्शन एनालाइज, पहला जो आपका ऑप्शन है वो एनालाइज करते हैं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, रिएक्टेंट हमारे पास है ए और बी, ठीक है। अब क्या देखना है बच्चे आपको? इसका फेज देखना है। और हमने क्या बोला कि अगर सॉलिड कहीं आ जाए एस माने सॉलिड, और अगर लिखा हो यहाँ पे एल, मैं दोनों ही लिख देती हूँ, चलो, एस सॉलिड और एल लिक्विड। अगर एस या एल लिखा आ जाए उसका मतलब वो बात कर रहा है प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की। तब हम जो रिएक्टेंट है हमारा उसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस नहीं लेंगे, उसका एक्टिव मास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा बच्चे। तो इसीलिए हमारा आंसर कौन सा सही होगा? ये वाला आंसर सही होगा। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में क्या है आपका? सॉल्यूशन में तो बच्चे सॉल्यूट किस में डिसॉल्व है? आपके सॉल्वेंट में डिसॉल्व है। सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, तब तो चेंजेस होंगे। और एक्वस फेज अगर यहाँ लिखा हो तब भी चेंजेस होंगे। क्यों? क्योंकि एक्वस फेज में भी मैंने बताया क्या होता है एक्वस फेज, कि कोई भी सब्सटेंस अगर हमारे वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है, ठीक है, तो वो कहलाता है एक्वस फेज। और अगर मैं बात कर देती गैसियस फेज की, जी लिखा होता है यहाँ पे, तब भी आप यही एक्सप्रेशन बनाते। क्यों? क्योंकि गैसियस फेज में भी चेंज होता है एक्टिव मास। किस प्रॉपर्टी में चेंज होता है गैसियस फेज में? हमारा प्रेशर चेंज होता है, ठीक है।
तो बस कहने के लिए बात यही है, इतनी सी बात है कि अगर S या L यानी सॉलिड या लिक्विड कहीं लिखा हो, इसका मतलब है कि आपको उस रिएक्टेंट को इग्नोर कर देना है कि जैसे आपने इसको देखा ही नहीं। ठीक है, तो सिंपल सा एक्सप्रेशन, अगर सॉल्यूशन जिसके नीचे लिखा हो जो एक्वस फेज में हो, जो गैसियस फेज में हो, सिर्फ उसका ही एक्सप्रेशन आप लिखेंगे। ठीक है, बाकी सॉलिड लिक्विड का एक्सप्रेशन आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। एक्टिव मास क्या होता है, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का क्यों बन लिया, क्योंकि इसकी डेंसिटी और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कांस्टेंट रहता है। तो अगर ये जी कांस्टेंट रहेगा तो मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस नहीं होंगे तो मैम आपने ही तो बताया था कि एक्टिव मास का मतलब तो यही हुआ कि जिस प्रॉपर्टी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन में ही चेंजेस नहीं होंगे तो भैया इसके पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें चेंजेस होंगे। तो इसी वजह से हम क्या लेते हैं, जो सॉलिड होते हैं जितने भी, उन सब का कॉन्सेंट्रेशन हम 1 लेते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है बच्चे, तो कांस्टेंट है तो भैया उसे डिनोट कर दिया हमने के से। ठीक है, इक्विलिब्रियम है तो हमने EQ लिख दिया इक्विलिब्रियम का, तो K EQ, इसका मतलब क्या है, ये बात कर रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। अब इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। इक्विलिब्रियम का मतलब बच्चे कहीं भी ये नहीं होता है कि आपकी रिएक्शन रुक गई है, आपकी रिएक्शन रुक गई है, ये इक्विलिब्रियम का मतलब नहीं है। अगर आपने ऐसा कहीं पढ़ा है तो प्लीज ये गलत है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि जिस रेट से रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है, उसी रेट से रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है। तो एक बात बताइए, क्या इक्विलिब्रियम के केस में कभी रिएक्शन कंप्लीट होगी? कभी रिएक्शन कंप्लीट होगी? नहीं होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम को क्या बोला हमने कि जिस रेट से A B में कन्वर्ट हो रहा है, उसी रेट से आपका B साथ साथ A में भी कन्वर्ट हो रहा है। साथ साथ साइमल्टेनियसली बोल रहे हैं हम, जिस रेट से A B में बन रहा है उसी रेट से B फिर से A में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो क्या रिएक्शन कंप्लीट होगी? क्या कभी भी यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट होगी? नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही A बन रहा है साथ साथ B से A बनता जा रहा है, A से B, B से A से B, B से A से B, B से, तो रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, देखिए, और ये रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, अब देखिए कि ये जो साइन है, ये जो एरो सा दिख रहा है आपको, हाफ हाफ एरो ये दिख रहे हैं, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम का साइन है ये। ठीक है, कहीं भी समझ में, अगर मान लो आपको ये लिखा है A B ये, तो इसका मतलब A सारा का सारा B में कन्वर्ट हो गया है, ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है। ठीक है, और अगर ऐसा लिखा हो ये हाफ एरो, 2 एरो हाफ हेड ऊपर से, तो इसका मतलब क्या है, आपका रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है और इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब जिस रेट से A से B बन रहा है उसी रेट से, रेट यानी स्पीड, उसी स्पीड से आपका B से A भी बन रहा है। ठीक है, अब देखिए K इक्विलिब्रियम, इसका देखो A से B बना, A से B बना, उसको हमने बोल दिया क्या? K फॉरवर्ड, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट यानी रेट कांस्टेंट किसका? फॉरवर्ड रिएक्शन का। के अभी हमने पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे हमने पढ़ा था के, फिर हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन में भी पढ़ के आए हो ना, लॉ ऑफ मास एक्शन में ये क्या है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये के क्या है? रेट कांस्टेंट, ये क्या है? दोनों हमने रिएक्टेंट लिए थे, यहाँ पे क्या था? N1 N2 स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये वही के है मेरे बच्चे, वही के है ये। ठीक है, के बस इसके नीचे हमने F लगा दिया, F का मतलब ये डिनोट कर रहा है कि रिएक्शन कहाँ जा रही है? फॉरवर्ड रिएक्शन में, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है ये, और हमने इस के नीचे B लगा दिया, तो इसका मतलब ये किसका रेट कांस्टेंट हो गया? बैकवर्ड रिएक्शन का, यानी ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? बैकवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट है ये। ठीक है, तो के इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या डेफिनेशन है, क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब है रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट
को डिवाइड कर दो रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से, बैक एंड रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकलेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब मैम निकालेंगे कैसे, तो वो भी देखिए। और हमने एक चीज और पढ़ी थी कि जो आपका रेट कांस्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और किसी भी प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता। प्रॉपर्टी इन केस वॉल्यूम, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स, इन सारी चीजों पे डिपेंड नहीं करता है, कि सिर्फ और सिर्फ आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है बच्चे। अब देखिए, इसे रब कर लेते हैं। देखिए आपके पास मान लो ये एक रिएक्शन है, A प्लस बी दोनों रिएक्टेंट ने बनाया C प्लस टी, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूं फॉरवर्ड रिएक्शन की, अगर मैं बात कर रही हूं बच्चे फॉरवर्ड रिएक्शन की, अगर फॉरवर्ड यानी कि फॉरवर्ड का मतलब तो आगे होता है ना, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूंगी, जब मैं रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूंगी तो इसका मतलब रिएक्टेंट कौन होंगे, ए बी या फिर सी और डी। ए बी होंगे रिएक्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर या फिर सी और डी, ए बी होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि फॉरवर्ड में आगे रिएक्शन जा रही है, पहले रिएक्टेंट है उसके बाद ही तो प्रोडक्ट बनता है, पहले रिएक्टेंट है उसी के बाद तो आपका प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन के केस में, ए और बी। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखो। देखो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्वल्स टू क्या लिखा था हमने, के फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट किसका है, फॉरवर्ड रिएक्शन का, ब्रैकेट्स यानी ब्रैकेट्स मतलब एक्टिव मास, यानी कि बात कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन की, किसकी, रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट कौन है फॉरवर्ड के केस में, ए और बी, और इनकी पावर में क्या आ जाएगा, इनका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट N1 और N2, ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, जब आपकी रिएक्शन आगे जा रही है, ए और बी रिएक्ट करके सी और डी प्रोडक्ट बना रही हैं, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, के एफ तो हम यहां से निकाल लेंगे। अब हमें क्या चाहिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, के बी यानी बैकवर्ड रिएक्शन का भी रेट चाहिए। तो वो देखिए अब लिखते हैं बच्चे हम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू क्या होगा, रेट कांस्टेंट किसका, बैकवर्ड रिएक्शन का। तो मैम अब ये बताओ, अभी अभी तो आपने हमें बताया कि हम यहाँ ये जो ब्रैकेट्स है लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ क्या लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन किसकी लेते हैं, सिर्फ रिएक्टेंट्स की। तो अब आप प्रोडक्ट की कैसे लोगे, तो बच्चा हम प्रोडक्ट की नहीं ले रहे हैं। एक बात बताओ, जब मैंने बोला कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है यानी ए और बी मिलके सी और डी बना रहे हैं, तो ए और बी रिएक्टेंट थे ना रिएक्टेंट। अब देखो अब मैं बोल रही हूं कि रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, सी और डी रिएक्ट करके आपका ए और बी बना रहे हैं। बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब तो यही हुआ कि सी और डी रिएक्ट करके आपका ए और बी बना रहे हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट कौन हुआ, बैकवर्ड रिएक्शन के केस में रिएक्टेंट कौन हुआ, रिएक्ट कौन कर रहा है, सी और डी रिएक्ट कर रहे हैं, और प्रोडक्ट में कौन बन रहे हैं, ए और बी। तो बैकवर्ड रिएक्शन के केस में रिएक्टेंट होंगे आपके सी और डी। ये बिल्कुल भी ना गलतफहमी पाले कि अभी तो हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ मास एक्शन में कि सिर्फ हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ लेते हैं एक्टिव मास, और अभी आप बोल रहे हो प्रोडक्ट की, नहीं, वो एक जनरल बात की थी हमने। जब मैं बोल रही हूं बैकवर्ड रिएक्शन की, तो अब देखो ना, आप रिएक्शन को यहां से देखो, बैकवर्ड रिएक्शन की जब मैं बात कर रही हूं तो यहां कौन रिएक्ट करेगा, सी और डी आपस में रिएक्ट करेंगे और आपका ए और बी का फॉर्मेशन करेंगे। सी और डी रिएक्ट करेंगे, तो जब वो रिएक्ट कर रहे हैं भैया, तो रिएक्टेंट तो सी और डी ही कहलाएंगे। और बना किसे रहे हैं, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ए और बी का। तो बैकवर्ड रिएक्शन के केस में प्रोडक्ट कौन हुआ, ए और बी, और रिएक्टेंट कौन हुआ, सी और डी। तो हमें तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में वही लिखना है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन का इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन का। अब लिखो किसकी कॉन्सेंट्रेशन आएगी, रिएक्टेंट की, और बैकवर्ड रिएक्शन के केस में रिएक्टेंट कौन है, सी और डी, ठीक है।
हमने प्रोडक्ट नहीं लिखा। बैकवर्ड रिएक्शन के केस में रिएक्टेंट आपके सी और डी है, बैकवर्ड रिएक्शन के केस में तो प्रोडक्ट ए और बी बनेंगे भैया। ठीक है, समझ में आया। देखिए अब इनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखिए। सी का है N3, डी का है N4। ठीक है, इतना स्टेप कंप्लीट। हाँ जी मैम कंप्लीट। अब आगे का क्या, अब आगे देखते हैं। अब देखो के इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, के फॉरवर्ड अपॉन हमें क्या चाहिए, के बैकवर्ड। हमें तो ये चाहिए के फॉरवर्ड की वैल्यू और के बैकवर्ड की वैल्यू। ठीक है, अब एक बात बताओ, हम बात कर रहे हैं बच्चे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या पढ़ा हमने, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करती हूं तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाएगा। हाँ जी मैम, तो देखिए लिखिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, RF इक्वल्स टू बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या है, RB। समझ में आया। RF RB इक्वल क्यों लिखा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की, हमें निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही है, अगर आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो उसका मतलब ही तो यही हुआ कि जिस रेट से रिएक्शन आगे जा रही थी, फॉरवर्ड जा रही थी, उसी रेट से रिएक्शन बैकवर्ड आ रही है। रिएक्शन स्टॉप नहीं होती, कभी आप सोचो कि स्टॉप हो गई, नहीं जी। रिएक्शन जिस रेट से फॉरवर्ड जा रही थी उसी रेट से आपकी रिएक्शन बैकवर्ड आ रही है। ठीक है, अब देखिए इनकी वैल्यूज रख दीजिए। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF की क्या वैल्यू है, लिखो KF A B और इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखो N1 N2। ठीक है, अब देखिए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की वैल्यू लिखिए KB C D और क्या हो गया बच्चे हमारा N3 और यहाँ पे N4। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, KF अपॉन KB, KF अपॉन KB। अगर मैं KF को इसके नीचे ले आऊं, KF को KB के नीचे ले आऊं तो ये चीज AB इसके नीचे चला जाएगा। तो KF और KB की वैल्यू क्या होगी, मुझे थोड़ा रब करना पड़ेगा ऊपर से, अगर आपने लिखा है तो देख लीजिए, ये मैं रब करती हूँ। ठीक है, देखिए हाँ जी, तो देखिए अगर KF के नीचे मैं KB ले आऊं, KF अपॉन KB लिखूंगी तो इक्वल्स टू में क्या चला जाएगा, KF के नीचे KB आ गया तो KB के पास क्या था, C D और इसके नीचे क्या चला जाएगा, A और B। ठीक है, देखिए तो ये बन गया आपका N3 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, N4 N1 N2 and this is your final answer। ये क्या है आपका K इक्विलिब्रियम। कैसे मैम, क्योंकि बच्चा K इक्विलिब्रियम का मतलब क्या पढ़ा, रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन का। तो वही हमने किया, रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का अपॉन रेट कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन का। जब भी रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन का किया जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, के इक्विलिब्रियम। और अगर मान लो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए अब इसका के इक्विलिब्रियम बताओ, तो सिंपल सा याद रखना, ज्यादा ये घुमा फिरा करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने जस्ट आपको समझाया है कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यूज कैसे आई। इसका मतलब होता है प्रोडक्ट, क्या लिख दिया मैंने, देखो इसका मतलब होता है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो भी है n लिख दिया है मैंने, ठीक है, अपॉन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और उसका जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मैंने s लिख दिया है। ठीक है, तो के इक्विलिब्रियम का मतलब यही हुआ। अब आपको बार बार डिराइव करने की जरूरत नहीं है कि के इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा। के इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन लिखिए, ऊपर उनकी पावर में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखिए, डिवाइडेड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट जो है आपके रिएक्शन में, ठीक है, जो रिएक्शन में रिएक्टेंट है और उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब वही चीज बस ध्यान रखनी है यहाँ पे कि अगर सॉल्यूशन फेज है, एक्वस फेज है या गैसियस फेज है, तब तो आप बिल्कुल जो लिखा है इसमें जो जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है वो सारी चीजें लिखेंगे। अगर
प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखिएगा, मत लिखिएगा, क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन, उसका एक्टिव मास हम 1 लेते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। देखो एक बार कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर। देखिए, अब हमें इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। ठीक है, के इक्विलिब्रियम क्या पढ़ा हमने? के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, और वो किसके इक्वल आया था? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? अमोनिया। इसकी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है ऊपर? 2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट N2H2। N2 के आगे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। H2 के आगे 3 है, ये आ गया। तो ये क्या हो गया आपका? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इसके फेज जरूर चेक कीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, रब हो गई कि देखो इसका लिखना है हमें के इक्विलिब्रियम। कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट में क्या है? CO2। ठीक है, कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं आगे, CaCO3। ऐसे लिखेंगे जी नहीं। ये देखो क्या है? प्योर सॉलिड। S मतलब प्योर सॉलिड, S मींस प्योर सॉलिड। अब ये प्योर सॉलिड रिएक्टेंट में हो या प्रोडक्ट में, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 1 होती है। तो इसे रब कर दीजिए और इसे रब कर दीजिए, तो आपका के इक्विलिब्रियम क्या बचेगा? सिर्फ ये CO2 की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा वो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आई होप ये लेक्चर देख लीजिए। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आई नो, सॉरी, इतने लंबे टाइम के बाद लेक्चर अपलोड हुआ है। एक्चुअली मुझे भी अपना कुछ कॉलेज का असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। मैं कोशिश करूँगी अब की बार तो पक्का रेगुलर आपके लिए लेक्चर्स बनाऊँ। ठीक है, एंड अगर कोई भी क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग या एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।